हेलो डियर स्टूडेंट। नमस्कार, मैं केपी पलसानिया। क्या हाल चाल? आई होप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। पढ़ाई भी जोर शोर से चल रही होगी क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो जो भी स्टूडेंट बोर्ड क्लासों में हैं अपनी पढ़ाई पे फोकस रखे, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दें। और जिन भी स्टूडेंट को केमिस्ट्री सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम के लिए जो केमिस्ट्री को एक बोझ मानते हैं कि ये तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, उनके लिए मैं हर रोज कुछ नया लेके आ रहा हूं केमिस्ट्री से रिलेटेड। हमारा विलियन चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर समाप्त होने को आ रहा है। तो जो भी इस चैप्टर के इस टोटल लेक्चर लिए हमने, वो सभी प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप है। तो बिल्कुल आप घर में अपनी स्टडी को जारी रखें। जरा सा भी घर पे टाइम मिले तो पापा मम्मी से फोन लेके वीडियो देख सकते हो आप घर पे। जो भी गांव में स्टूडेंट हैं उनको क्लास प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, या स्कूल में उनको टीचर अच्छे से समझा नहीं पाता, वो जुड़िए मेरे चैनल से, केपी पलसानिया से। उन सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की बिना देरी किए हुए। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिमांक अवनमन के बारे में। विलियन चैप्टर से रिलेटेड है ये टॉपिक। हम अणु संख्या गुणधर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले नंबर पे था अणु संख्या गुणधर्म, वाष्पदाम्य आपेक्षिक अवनमन, फिर था हमारा क्वथनांक उन्नयन, और नंबर 3 है हमारा हिमांक अवनमन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हिमांक क्या है। तो हिमांक को मैं कहूं तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। अब चलिए समझते हैं हिमांक को। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम द्रव को, या मैं कहूं तो पानी को, जल को हम फ्रिज में रखते हैं तो जम जाता है। उस जमने को प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट, नाम से पता लग रहा है फ्रीज। तो चलिए वह ताप, डेफिनेशन की ओर चलते हैं। वह ताप जिस पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, नेक्स्ट जल का हिमांक कितना होता है डियर स्टूडेंट? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। तो आप सभी को पता है ना कि वह ताप जिस पर द्रव किसमें, ठोस में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को या इस क्रिया को ही क्या कहा गया है? हिमांक कहा गया है, फ्रीजिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहा गया है? हिमांक। और जल का हिमांक कितना होता है डियर स्टूडेंट? तो जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल है हमारा, वो द्रव से किसमें चेंज हो जाता है? द्रव है, हमने क्या दिया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। और जल किसमें चेंज हो गया? ठोस में। जब मैं बात करूं तो किसमें? बर्फ में। ओके डियर स्टूडेंट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं जीरो लेवल से। अब हमारा टॉपिक है हिमांक में अवनमन। अब ये हिमांक में अवनमन काय को चीज है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, चलो इंग्लिश में नोट करो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन।
अब ये अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, वासुदाम्य, अपेक्षिक अवनमन, ये चीज, ये वर्ड आ कहां से रहे हैं, ये अवनमन शब्द आ कहां से रहे हैं, किसकी वजह से आ रहा है? तो ये अवनमन शब्द स्टूडेंट आ रहा है अवाष्पशील वलय की वजह से। ओके, याद है ना, रिमेंबर करो थोड़ा मेमोरी को। तो क्या होगी डेफिनेशन, जब किसी विलायक या विलयन में, जब किसी विलयन या विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में अवनमन हो जाता है, उसके हिमांक में कमी हो जाती है। तो उसके हिमांक में ओके डियर स्टूडेंट, जब किसी विलयन या विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है। बात को समझो कि जल है हमारे पास और जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में जम रहा है, आसानी से ठोस में चेंज हो रहा है, लेकिन उस जल में हम नमक मिला दें, अवाष्पशील विलय पदार्थ, तो जो जल है, जल का फ्रीजिंग जो पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर कितना हो जाएगा, जैसे लगभग मान ले कम मात्रा में मिलाएं तो -21 डिग्री सेंटीग्रेड, -21 डिग्री, 0 से कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट और भी कम हो गया पहले की बजाय, क्या मिलाने पर? अवाष्पशील विलय मिलाने पर। सारा खेल किसका है डियर स्टूडेंट? अवाष्पशील विलय का। ओके, तो यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट है हमारा हिमांक में अवनमन का नियम। हिमांक में अवनमन का नियम, तो अब ये नियम क्या कहता है, किससे रिलेटेड है ये, इसको समझना चाह रहे हैं तो नोट करो। किसी विलयन के किसी विलयन के हिमांक में अवनमन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। ओके प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आएगी डेफिनेशन समझ में आपको। किसी विलयन के हिमांक में अवनमन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। ओके जी, अब ये मोलल सांद्रण काय को चीज है, तो मोलल सांद्रण को ही हम कहते हैं मोललता, मोललता। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं बात करूं कि मोलल सांद्रण क्या है। मोललता, और किससे नोट करते हैं? स्मॉल एम से। ठीक है, अब मोललता मुझे बताओ, पहले नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं कि समानुपाती होता है। क्या होता है? हिमांक में अवनमन का नियम। अब ये हिमांक है, इसको किससे नोट करते हैं डियर स्टूडेंट?
इसे डेल्टा टी एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, किसको? हिमांक अवनमन को। ओके, अब चलते हैं हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो हिमांक में अवनमन है वो किसके समानुपाती होता है? मोललता के। और मोललता हम सभी को अच्छे से पता है, जैसे ही हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे कांस्टेंट वैल्यू आएगी बराबर के एफ इंटू एम। इसको मैं दे रहा हूं समीकरण नंबर 1। अब आप सभी को पता है क्या कि एम क्या होता है डियर स्टूडेंट? आप सभी को पता है कि जो एम होता है मोललता। मोललता क्या होती है डियर स्टूडेंट? 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो हम केजी की जगह मान लो ग्राम में ले रहे हैं, तो 1 kg विलायक तो ग्राम में ले रहे हैं, तो नीचे विलायक का वजन WA और हम किस में ले रहे हैं? इन ग्राम में। ऊपर केजी में चेंज करने के लिए किससे मल्टीपल कर देंगे? 1000 से। तो 1 kg विलायक, यहां तक हुआ संबंध में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोल क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? विलय के भार WB, विलय हमने बी मान रखा है, अपॉन विलय के अणुभार। इन्हीं को क्या कहा गया है डियर स्टूडेंट? ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई? एम की आ गई वैल्यू। और ये जो एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू को कहां पुट करेंगे? समीकरण 1 में। तो एम का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या प्राप्त होगा। जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। और ये WA किस में है? इन ग्राम। तो ये जो डियर स्टूडेंट फॉर्मूला है ये हमारे पास किसका है? हिमांक में अवनमन याद कर सकते हैं। और ये सभी वैल्यू क्या है हमारे पास? में इस साइड में पुट कर रहा हूं मैं मान सभी वैल्यू का। तो डेल्टा जो TF है वो क्या है? हिमांक अवनमन। ओके, जो KF है वो क्या है हमारे पास? हिमांक अवनमन स्थिरांक। WB क्या है डियर स्टूडेंट? विलय का भार। MB क्या है? विलय का अणुभार। अणुभार। WA क्या बच गया हमारे पास? WA है डियर स्टूडेंट विलायक का भार।
और किस में ले रहे हैं हम, इन ग्राम। यदि केजी में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीपल नहीं करेंगे। ओके। किसी विलयन के हिमांक में अवनमन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। तो मोलल सांद्रण का तात्पर्य है मोललता से। हिमांक अवनमन को डेल्टा टीएफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या हो गया, डेल्टा टीएफ समानुपाती है, नियम से हो रहा है हमारे पास। जैसे ही समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है वैल्यू, केएफ हो गया हमारे पास, ये क्या स्थिरांक है। जैसे ही अब एम का मान हमें पता होना चाहिए, एम है डियर स्टूडेंट मोललता। तो मोललता क्या होती है, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोल। विलय के मोल काई को चीज है भाई, भार अपन अणुभार विलय के। तो विलय का भार हो गया डब्ल्यू बी और अणुभार हो गया एम बी। हम बी को विलय मान रहे हैं और 1 केजी विलायक में उपस्थित, तो किलोग्राम की जगह हमने ग्राम लिया, लेकिन विलायक में उपस्थित तो विलायक का भार क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए। ग्राम में लिया हमने, ऊपर 1000 से मल्टीपल कर दिया। इस एम की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में। ये जो मान आएगा ये क्या है हमारे पास, हिमांक में अवनमन। और कम क्या याद कर सकते हैं हम, विलय की मात्रा, अवांशील विलय हमारे पास क्या है, डब्ल्यू बी। ये मान भी हम याद कर सकते हैं। यदि हमें हिमांक अवनमन दिया गया हो, स्थिरांक का मान दिया गया हो, समझ रहे हो ना, तो विलय विलायक मतलब विलायक का भार याद कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में मिलाया है हमने। ओके डियर स्टूडेंट, नोट करो यहां तक, स्क्रीनशॉट मार लो। अब चलते हैं हम इसके अनुप्रयोग कहां कहां होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिमांक में अवनमन के अनुप्रयोग, इसके कहां कहां उपयोग होते हैं। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, समझे तो देखो। सबसे पहले नोट करो, नंबर 1, हिम निरोधी विलयन तैयार करने में ओके डियर स्टूडेंट, हिम निरोधी विलयन तैयार करने में, समझेंगे इसको लास्ट में क्या कहना चाह रहे हैं। नंबर 2 है डियर स्टूडेंट, सड़कों पर जो बर्फ जमी होती है उसे हटाने में नमक का उपयोग किया जाता है। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है, नमक का उपयोग। अब एक नोट लगा के लिखो डियर स्टूडेंट सभी, एंटी फ्रीज के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। अब फॉर्मूला समझते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल काय को चीज है। हम एक साथ एक देखो, सेम सेम होता है, आपने पढ़ा होगा। एक होता है एथिलीन ग्लाइकोल, और एक क्या होता है डियर स्टूडेंट, ग्लिसरॉल। दोनों में अंतर समझना है अपने को, ये है हमारे काम का। देखो यहां पे इस टॉपिक में, तो एथिनिल ग्लाइकोल क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, एथिनिल ग्लाइकोल। ओके, जब मैं वैसे व्यक्त करूं तो देखो सी कितने 2 हैं, C2
H6O2, इस तरह से भी दे सकता है वो हमें। ओके, ग्लिसरॉल क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है डियर स्टूडेंट? ग्लिसरॉल। ओके, तो एथिनिल ग्लाइकोल ये होता है हमारे पास। अब ये हिमनिरोधी क्या है? हिमनिरोधी को डियर स्टूडेंट क्या कहा गया है? एंटीफ्रीज। अब समझते हैं कि जो मोटर वाहन होते हैं, मोटर गाड़ियां होती हैं, तो मोटर गाड़ियों के जो होता है हमारा क्या? रेडिएटर। तो मोटर गाड़ियों के रेडिएटर में जो जल होता है, उस जल में डियर स्टूडेंट क्या घुला होता है? किसका उपयोग होता है? एथिनिल ग्लाइकोल, जिसे क्या कहा गया है? हिमनिरोधी, एंटीफ्रीज। अब ये करता क्या है कि ऐसी ऐसी भी जगह होती है हमारे देश में, इंडिया की मैं बात करूं तो, कि जहां हम जैसे जल को ऊपर उछालेंगे और नीचे जब वो आएगा जल वापस कुछ समय, मतलब जैसे हमने उछाला नीचे आया, तो नीचे आते आते वो बर्फ में चेंज हो जाता है। और ऐसी जगह पे यदि हम मोटर वाहन लेके जाएंगे तो उनके रेडिएटर में जो जल है वो भी जम जाएगा बर्फ में, तो फिर तो हो गया हमारा नुकसान, बड़ा नुकसान। लेकिन उसमें उस पानी को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? एथिनिल ग्लाइकोल। ओके डियर स्टूडेंट, और ये एथिनिल ग्लाइकोल को क्या कहा गया है? एंटीफ्रीज या हिमनिरोधी। क्योंकि जो जल होता है वो 0 डिग्री पे जम जाता है, किसी में? ठोस में, बर्फ में। लेकिन जैसे ही एथिनिल ग्लाइकोल मिला देंगे तो वो जल अब 0 पे नहीं जमेगा, वो बहुत कम टेम्परेचर पे जाके जमेगा, -20, 10, 15, बहुत कम, 0 से तो बहुत ही कम होगा टेम्परेचर। समझ पा रहे बात को? नंबर 2 पॉइंट हमारा अनुप्रयोग में कि जो सड़कों पर जो बर्फ जमी होती है उसे हटाने में नमक का उपयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब कि यदि हम फ्रिज में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप करके और जल में नमक मिला के रख दे तो वो जल नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि जो जब बर्फ जम रही है ऑलरेडी, उस पर हम नमक मिला रहे हैं, तो वो नमक भी जम जाना चाहिए ऐसे कंडीशन में तो। लेकिन वो नमक क्या कर रहा है? उस जो बर्फ जमी है उसको पिघला रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने नमक डाला किस पे? बर्फ पे, तो वो क्या तैयार हो गया? नमक का जलीय विलयन, विलयन बन गया वहां पे। तो बर्फ क्या करने लगेगी? पिघलने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो जो नमक है वो जल से क्रिया करेगा, और अब उस जल को जला, मतलब जमने के लिए, उसको ठोस में बदलने के लिए और अधिक कम ताप की आवश्यकता होती है, तब जाके वो नमक भी उसके साथ जमेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर या इस साइड जब बर्फ जमती है और वहां की सड़कों को जब बर्फ को हटाया जाता है सड़कों पर से, तो नमक का छिड़काव किया जाता है, तो बर्फ पिघल जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छे से आई होगी समझ में। कल नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, परासरण दाब के बारे में। नंबर 4 हमारा अणु संख्या गुणधर्म है। ओके डियर स्टूडेंट।